एक गलती कर दी, ओक का ट्री बांस का नहीं होता है, ओक का ट्री अलग होता है, वो एक बार देख लो ओक का ट्री कैसा होता है। इंडिया में पॉसिबल मैंने तो नहीं देखे हैं इस तरह के फल लगते हैं ओक के ट्री पर, है ना। इंडिया में तो पता नहीं, मुझे तो देखने को नहीं मिला इस प्रकार के फल लगे रहते हैं ओक के ट्री पे, है ना। ये तो अपने आप पॉसिबल ही नहीं है। आप लोगों में से भी शायद ही किसी ने देखा हो इंडिया में ऐसे पौधों को। तो ये होता है ओक का ट्री, है ना, बांस नहीं होता। जबकि बैम्बू के लिए मैंने जब सर्च किया, व्हाट विल प्रोड्यूस इफ वी बर्न बैम्बू, अगर हम बैम्बू को जलाएं, बांस को जलाएं तो क्या प्रोड्यूस होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, द इंटायर बैम्बू प्लांट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस चारकोल रिजल्टिंग इन लिमिटेड वेस्ट एंड इट हैज हाई हीटिंग वैल्यू व्हिच मेक्स इट एफिशिएंट फ्यूल। चारकोल फ्रॉम, अरे भाई कहाँ गया, यहाँ लिखा हुआ, बैम्बू कंटेन्स लेड एंड अदर हैवी मेटल्स लाइक क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम, कॉपर, निकल। ये सभी तत्वों के नाम हैं जो कि मेटल हैं, मेटल मतलब धातु हैं। बर्निंग ऑफ बैम्बू प्रोड्यूसेस लेड ऑक्साइड एंड अदर टॉक्सिक ऑक्साइड, टॉक्सिक होता है जहरीले ऑक्साइड, इन गैसियस फॉर्म विच आर हार्मफुल इफ इनहेल्ड। इनहेल्ड मतलब अगर वो सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं लेड ऑक्साइड और अदर टॉक्सिक ऑक्साइड, तो हमारे लिए जो है वो जहरीला हार्मफुल होंगे, मतलब नुकसानदेह होंगे। तो बैम्बू को जलाने से इन सभी मेटल ऑक्साइड बनेंगे, लेड ऑक्साइड भी बन सकता है और अदर टॉक्सिक ऑक्साइड बनते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लगातार बैम्बू जला रहे हैं, पता नहीं क्यों, रीजन क्या है उसके पीछे मुझे भी नहीं मालूम, है ना। तो ये बैम्बू का रीजन होगा। अब यहाँ पर आपको मैं वापस क्वेश्चन आंसर पे ले जाना चाहूंगा। कहाँ तक पहुंच गए थे अपन, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको जो है वो मैं बता रहा हूँ डैम कैसे खुलता है, बड़े बड़े चीज कैसे। अगला देखो, जल चक्र के क्रम में जल की कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं, बताओ भैया। अवस्थाएं, पहले तो अवस्थाएं कितनी होती हैं बताओ मुझे, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। 3 बस 3 भैया। भैया 5 होती हैं। हाँ 5 5 होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और बीईसी और वो कौन बोलेगा, प्लाज्मा, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट। तो वो पांच अवस्थाएं टोटल होती हैं। अब मुझे ये बताओ, जल चक्र में हमको कौन सी अवस्था मिलती है, क्या हमें जलीय रूप मिलता है, मतलब द्रव अवस्था मिलती है। हाँ भैया, हाँ बांस भैया। में मिलता है। क्या बर्फ बांस, मिल जाता है, जल चक्र में बर्फ बनता है। हाँ भैया बनता है। हाँ भैया। कहाँ बनता है। भैया हिमालय पर्वत है, यहाँ पे बर्फ जमती है, उन्हीं से तो पिघल के फिर नदियों का निर्माण होता है। कुछ हद तक बोल सकते हो आप, बर्फ बिल्कुल बनता है, उससे पिघलकर नदियों का निर्माण होता है। और कुछ हद तक ये भी बोल सकते हो जो ओले बनते हैं बादल में, जो ओले बन रहे होते हैं, वो भी एक तरह का जो है वो ठोस अवस्था है, बर्फ की ठोस अवस्था कभी कभार बनते हैं, लेकिन बनते तो हैं। क्या गैसियस फॉर्म होता है, गैस मतलब भाप, गैस अवस्था हाँ में भैया। हाँ भैया। बिल्कुल। तो जल की तीनों ही अवस्था वहां पर पाई जाती है, प्लाज्मा और बीईसी नहीं होती है। तीनों अवस्था जो है जल चक्र में हम देख सकते हैं। किस किस में पाई जाती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जैविक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिकों के नाम दीजिए जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों, जिनमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों पाए जाते हैं। जैविक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिकों के नाम दीजिए जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही पाए जाते हैं। जैविक मतलब कि हमारे जिंदा रहने के लिए ऐसे 2 यौगिकों के नाम बताना है जिसमें ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है ना, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो देखो इसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं इसके, बहुत सारे, है ना, जिसमें से मैं कुछ बता देता हूँ आपको। ऐसी चीज जिसमें ऑक्सीजन जरूरी है, और वो अगर बात करें जैविक रूप से जरूरी, तो आप देखोगे हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि H2O। H2O किसका फॉर्मूला है, पानी का। उसमें ऑक्सीजन है कि नहीं, और हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं पानी। जैविक रूप से महत्वपूर्ण यौगिक एक हो गया पानी, H2O। फिर उसके बाद ऐसा यौगिक बनाना जिसमें नाइट्रोजन भी हो। तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे हो सकते हैं इसमें इसके आंसर, लेकिन एक जैविक रूप से हमारे पास जो जरूरी है, तो उसमें आप जानते होंगे। आप बताओ, नाइट्रोजन चक्र में एक यूज हुआ था नाइट्रोजन का, क्या बनाया था। अमोनिया। अमोनिया भी है, एक अमोनिया भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और था ना, प्रोटीन। नहीं प्रोटीन। नाइट्राइट्स का फॉर्मूला क्या था। NO2। नाइट्रेट का था वो, NO3। नाइट्राइट्स का। NO2 भी सही आंसर है और NO3 भी सही आंसर है। तो इसके 2 यौगिक कौन कौन से हो गए, एक तो पानी हो गया H2O,
और नाइट्राइट्स का क्या हो जाएगा, NO3 हो जाएगा, वो भी एक इम्पोर्टेंट यौगिक है। इसके और भी बहुत सारी, जैसे यूरिया हो गया, वो भी एक अपना आंसर हो जाएगा। अमोनिया इन्होंने बोला, अमोनिया में भी नाइट्रोजन होता है, वो भी हमारे लिए मतलब खेती के लिए जरूरी है, जैविक रूप से महत्वपूर्ण हो ही जाता है वो भी, है ना। तो कितने भी आंसर हो सकते हैं इसके, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अगला, मनुष्य की किन्हीं 3 गतिविधियों को पहचाने जिसमें वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती है। तो ये तो वही आंसर हो गया जो अभी अपन ने देखा था, जो वायु प्रदूषण है वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए भी होगा। फैक्ट्रियों में कोयले का जलाना, फिर उसके बाद कोयला, पेट्रोलियम, फिर उसके बाद वाहनों में पेट्रोल का जलना, उससे भी वायु प्रदूषण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। और किसी भी जंगलों में आग लगाना, जंगलों में आग लग जाती है यदि, उसके कारण से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। उसके बाद भैया सिगरेट ये पीते ना, ये गांजा मांजा, हाँ हीरोइन, बिल्कुल बिल्कुल, इनसे भी होता है। हीरोइन पीते नहीं है, हीरोइन को खाते हैं। तो बिल्कुल सिगरेट पीने, सिगरेट या गांजा वगैरह से भी, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सिगरेट या गांजा वगैरह से नुकसान क्या होता है, वायु प्रदूषण कैसे होता है। सिगरेट जो लोग इनहेल करते हैं ना, जो उसको धुआं चूसते हैं, उनकी बॉडी में जो है वो तो जहर जा ही रहा है, वो तो जहर जा रहा है, लेकिन उनसे ज्यादा नुकसान मालूम क्या होता है, वो स्मोक का केवल 10% हिस्सा अंदर लेते हैं, बाकी 90% हिस्सा धुएं के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। देखा कभी सिगरेट पीते हुए, तो सिगरेट जो है वो ऐसे पियेंगे, थोड़ी देर रखेंगे और फिर हवा निकाल देंगे, करते हैं ना। तो अपने जितना भी उन्होंने धुआं अंदर लिया ना, उसमें से 10% केवल अंदर रख रहे हैं और 90% बाहर निकाल दे रहे हैं। और जब ये सिगरेट घर में पी जाती है, तो सिगरेट से जो धुआं प्रोड्यूस होता है उसमें भी सेम लेड ऑक्साइड वाले मेटल ऑक्साइड होते हैं, जैसा अगरबत्ती को जलाने पे प्रोड्यूस हो रहा है ना, सेम टू सेम केस यहाँ सिगरेट के केस में भी होता है, इसमें भी मेटल ऑक्साइड होते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह होती है। तो वो धुआं खुद ने तो 10% लिया, वातावरण में 90% चला गया। अब ये चीज खुले में हो तो वो गैस जो है वो वायुमंडल में चले जाए, उससे नुकसान हो। लेकिन कमरे में अगर हो रही है, अगर पिताजी जो है वो सिगरेट पी रहे हैं एक बंद कमरे में, तो जो धुआं प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो अंदर तो खुद के 10% ले रहे हैं, लेकिन 90% जो धुआं निकाल रहा है ना, वो फैमिली के सब लोग इनहेल कर रहे हैं, सब लोगों की बॉडी में जा रहा है। इसलिए बोला जाता है कि सिगरेट पीने वाले से ज्यादा जो उसको सूंघ रहे हैं उनको ज्यादा नुकसान है। इसी कारण से भारत सरकार ने सिगरेट को पब्लिक प्लेसेस पे पीने से रोक लगा दी है। आप ट्रेन में होंगे तो सिगरेट नहीं पी सकते, बस में होंगे तो सिगरेट नहीं पी सकते, ये कानूनन जुर्म है, ये कानूनन अपराध बन गया है। सिगरेट आप पब्लिक प्लेसेस पे नहीं पी सकते हो। तो जिससे इनके वहां पर भी, यहाँ पर भी जो है लेड ऑक्साइड वगैरह जैसे हानिकारक ऑक्साइड निकलते हैं सिगरेट के धुएं से, जो कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक, इसके बाद जो है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। अच्छा, ये आ गया बात अब ग्रीन हाउस प्रभाव पे। ये ग्रीन हाउस प्रभाव मैं समझा रहा हूँ आपको। इससे पहले जो है एक और आखिरी ये वाला क्वेश्चन देखो, वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के 2 रूप कौन कौन से हैं, बताओ मुझे। 2 रूप वायुमंडल में, 2 रूप कौन कौन से पाए जाते हैं ऑक्सीजन के, कल ही बताया इसका आंसर। वायुमंडल में कोई ओजोन परत है कि नहीं है? ऑक्सीजन और ओजोन। बहुत सही। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? O2। O2। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। बहुत सही, बस इतना ही आंसर मेरे को जानना था। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ग्रीन हाउस प्रभाव पे, कि ग्रीन हाउस प्रभाव, इसको बोलते हैं हरित घर प्रभाव भी बोलते हैं, इसको पौधा घर प्रभाव भी बोलते हैं, है ना, और ग्रीन हाउस प्रभाव तो बोलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, पौधा घर प्रभाव और हरित घर प्रभाव, हिंदी में हरित घर प्रभाव भी बोलते हैं। तो वो क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो केवल 6 क्वेश्चन और बचेंगे, शायद आज हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? अब ग्रीन हाउस इफेक्ट को आपको समझने के लिए किसी ठंडे इलाके में जाना पड़ेगा। आप ठंडे इलाके में चले गए, जैसे मान लीजिए किसी बर्फीले इलाके में चले गए, बर्फ का पहाड़ जो है, बर्फ वगैरह गिर रही है, आप वहां पर रह रहे हो। कभी कभार ऐसे इलाकों में घर भी होते हैं कई लोगों के। अब जब वो घर होते हैं तो खाने के लिए भोजन तो चाहिए, जानवरों को डेली नहीं मार सकते, जानवरों को मांस डेली नहीं खा सकते, कुछ हरी सब्जियां वगैरह तो होना चाहिए। अब ठंडे इलाकों में क्या होता है, मिट्टी जब दिखेगी नहीं आपको, अगर मान लो आपने बर्फ को हटा के मिट्टी निकाल भी ली और उसमें पौधे रोप भी दिए, तो उधर ठंड इतनी ज्यादा होगी कि पौधे जो है वो मुरझा जाएंगे, क्योंकि पौधों को उगने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए ज्यादा। तो ऐसे ठंडे इलाकों में क्या करते हैं लोग बाग, कांच के घर बना देते हैं, कांच के घर बना दिए और उसके अंदर जो है वो पौधे लगा दिए। अब होगा क्या, दिन के समय जैसे ही सूर्य आएगा तो क्या हो जाएगा, सूर्य की रोशनी कांच के अंदर तो प्रवेश कर जाएगी, लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि वो कांच को भेद कर एक तो बड़ी मुश्किल से अंदर गई है, तो अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जो सूर्य की प्रकाश किरणें होगी उसकी ऊर्जा में हानि होगी, वो टकराई और इसको भेद कर अंदर चली गई।
अंदर चली गई, वो यहाँ अंदर तो आ गई कांच के घर में, कांच के घर के अंदर तो आ गई, लेकिन बाहर जाने के लिए ऊर्जा बची नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, कांच के घर में ही टकराकर जो है वो अंदर ही रह जाएगी। जितनी भी सूर्य की ऊर्जा होगी, जो सूर्य की प्रकाश किरणें होंगी वो अंदर रह जाएंगी, जिसके कारण से क्या होगा, जो वो कांच का घर होगा ना पूरी तरह से जो पैक है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। कहाँ से, आसपास के वायुमंडल से। बाहर अगर कांच के घर के बाहर आप जाओगे तो ठंड लगेगी, और कांच के अंदर जाओगे तो आपको गर्मी लगेगी, है ना। सोलर कुकर में भी इसी चीज का यूज किया जाता है। सोलर कुकर के ऊपर दोहरी दीवार का एक कांच लगा रहता है, जिससे सूर्य का प्रकाश अंदर तो चला जाता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता, वो ट्रैप हो जाता है उधर, गर्म हो जाता है और खाना उससे पकने लगता है। तो हरित घर प्रभाव भी ऐसे ही होता है, ठंडे इलाकों में कांच के घर बना देते हैं, सूर्य का प्रकाश उसके अंदर तो चला जाता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता, जिसके कारण से क्या होता है, जिसके कारण से वहां गर्माहट पैदा होती है, उस गर्मी में क्या की जाती है, खेती की जाती है। इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी के केस में भी काम कर रहा होता है, पृथ्वी के लिए भी काम कर रहा होता है। कैसे काम कर रहा होता है, पृथ्वी जो हमको दिखाई देती है, उसके आजू बाजू जो वायुमंडल है वो क्या काम करने लगता है, वो ग्रीन हाउस की तरह काम करने लगता है, एक कांच के घर की तरह काम करने लगता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश अंदर आता है तो अंदर तो आ जाता है लेकिन बाहर नहीं जा पाता है, जिसके कारण से वो वायुमंडल वाला जो एरिया रहता है वहां पर गर्माहट बनी रहती है ना, वहां पर गर्माहट बनी रहती है, और हम जो है वो उस गर्माहट में ही रह पाते हैं। अगर वो गैसेज नहीं होंगी तो वही कंबल वाला एरिया होगा, ज्यादा ठंड पड़ेगी और जो है वो हम मर सकते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसा वो वहां पर ठंडे इलाकों में खेती करने के लिए किया जाता है, पृथ्वी के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। लेकिन ये जो गैसेस हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ओजोन वगैरह, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं। अब इसमें ग्रीन हाउस गैसेस में एक और गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ग्रीन हाउस गैस ही है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी है ना। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो आप यहाँ पर अगर सर्च करेंगे गूगल पे, तो यहाँ पर लिखेंगे आप ग्रीन हाउस गैसेस, कौन कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट फैलाती हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास नाम आएंगे वो बहुत सारे आएंगे, जिनमें है वाटर वेपर मतलब कि H2O, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। ये सारी गैसेस जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो है वो 5 मेन है। वाटर वेपर मतलब जलवाष्प, जो अपनी नमी होती है वायुमंडल में, वो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, जिसके कारण से ओजोन गैस जो है वो खत्म हो रही थी, है ना। तो ये जो है वो 5 मेन गैसेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस हैं जो जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ये गैसेस क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश को अंदर तो आने देती है लेकिन बाहर नहीं जाने देती, कुछ मात्रा में रोक लेती है, जिससे पृथ्वी पर गर्माहट बनी रहती है। अब लेकिन इससे दिक्कत क्या हो गई, इससे दिक्कत ये हो गई जब हमने अपने कारखानों में ज्यादा कोयला जलाया, जो वाहन वगैरह थे बहुत ज्यादा यूज करने लगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो है वो बढ़ गई। जब वो बढ़ गई तो वो जो लेयर बनी हुई थी गैस की, वायुमंडल की जो लेयर बनी हुई थी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो जाने के कारण से पहले क्या हो रहा था, सूर्य प्रकाश आता था, कुछ मात्रा में रहता था, कुछ बाहर चला जाता था, लेकिन अब ज्यादा मात्रा में यहीं रुकने लगा, यहीं ट्रैप हो जाता है। कहाँ पर, उस लेयर के अंदर ट्रैप हो जाता है, मतलब कि फंस जाता है, वो बाहर नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो रही है हमारे वायुमंडल में, और वो गैस जो है वो उसको ट्रैप करके रख रही है, वो सूर्य के प्रकाश को बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने दे रही। पहले जब मात्रा कम थी तो कुछ मात्रा रुकती थी, कुछ मात्रा चली जाती थी, अब लेकिन बहुत सारी मात्रा यहीं रुक जाती है, जिसके कारण से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो जो ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है ना, हमारे जो पृथ्वी के 2 ध्रुव है, अगर मान लीजिए एक पृथ्वी गोले की तरह है, तो उत्तरी ध्रुव और नीचे दोनों ही साइड क्या बर्फ जमी हुई है ना। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो वो बर्फ पिघल रही है, उस बर्फ के पिघलने को ही हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए सही है, लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव को में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ग्लोबल वार्मिंग किसको बोलेंगे, ध्रुवों पर बर्फ ग्रीन हाउस प्रभाव से के कारण से जब उसमें ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाने के कारण से ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ क्या हो रही है, वो पिघल रही है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, जो ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है ना वो पिघल रही है। अब इससे पिघलने से हमारा क्या नुकसान है, बोले पिघल रही है तो पिघल जान दो, हमारे घर में भी बर्फ पिघलती है, हम फ्रिज को डिफ्रॉस्ट कर देते हैं तो बर्फ पिघल जाती है, उससे हमारा नुकसान क्या है, उससे नुकसान है क्या है, वो बर्फ बहुत ज्यादा मात्रा में है, और जब वो बर्फ लगातार पिघल रही है तो समुद्र का क्या हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है। अब समुद्र का लेवल बढ़ रहा है ना, तो अगर वो बर्फ पूरी पिघल गई तो आप ये समझ लीजिए कि जो मुंबई है, समुद्र का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और मुंबई हमारी पूरी डूब जाएगी।
और केवल मुंबई नहीं डूबेगी, हमारे जो भारत है उसके किनारे के जितने भी बड़े बड़े राज्य हैं, जैसे विशाखापट्टनम हो गया, रामेश्वरम हो गया, श्रीलंका बहुत कम बचने वाला है। श्रीलंका जो पूरा समुद्र में बना हुआ है उसके किनारे पूरे डूब जाएंगे। बोले भैया हम तो सेफ है, हम तो मध्य प्रदेश में। हाँ, आप बिल्कुल सेफ हो, आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो किनारे के जो स्टेट हैं वो पूरी तरह से डूब जाएंगे, है ना। और उसका जो है वो केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में असर होगा। दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े देशों के शहर हैं किनारों पर, समुद्र के किनारे, वो सभी डूब जाएंगे। इसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग को रोकना जरूरी है। कैसे रोक सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कम उत्पादन करके हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। तो आई होप आपको ग्रीन हाउस प्रभाव समझ में आया होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। अब अभ्यास के क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें से हम बहुत सारे कर चुके हैं। जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है देख चुके हैं हम। अगर वो नहीं होगा तो सडन चेंज आएगा तापमान में और हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य है? जल हमारी बहुत सारी जरूरत को पूरा करता है। हमारी बॉडी में 70% जल है। तो और जो है जल हमारी बॉडी में क्या करता है, एक तो बहुत सारी जगह पर काम आता है हमारा जल। जल जो है पहली बात तो नमी बनाए रखता है, हमारी त्वचा को सूखने नहीं देता है। सूखने देगा तो त्वचा जो है वो फटने लगेगी तो हमारा ब्लड बाहर आ जाएगा, है ना, ऐसे वो फटने वाली कंडीशन हो जाएगी। तो जल हमको नमी बनाए रखता है। दूसरा, हमारे बॉडी में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो जल में घोलकर ही बाहर निकाले जाते हैं बॉडी से। जो हम बाथरूम करते हैं या फिर यूरिन करते हैं, तो यूरिन में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो अपशिष्ट बना हुआ है ना, वो किडनी क्या करती है, पानी में घोलती है और उसको जो है वो हमारे अपशिष्ट मतलब हानिकारक चीज, हमारी बॉडी की हानिकारक चीजों को पानी में घोलती है और उसको बाहर निकाल देती है। फिर उसके बाद हमारा जो जल होता है वो हमारे पाचन संबंधी काम करता है। मतलब हमारे जल के कारण से हम भोजन का पाचन कर पाते हैं। तो हमारे जल के कारण से हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जल नहीं होगा तो हमारी ये सारी प्रोसेस रुक जाएंगी और हम मरने लगेंगे, है ना। नमी बनाए रखता है, हानिकारक चीजों को बाहर निकालता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण काम हमारे लिए जल करता है। जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर हैं? क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र हैं? तो बोल रहे हैं हम जीवित प्राणी मतलब कि जो जानवर हैं और जो इंसान है वो किस प्रकार से मृदा पर निर्भर है। जाहिर सी बात है भोजन के लिए। अगर मृदा नहीं होगी तो खेती नहीं हो सकती, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे और उसके कारण से जो है वो भोजन नहीं मिल पाएगा। तो हम तो सीधे सीधे तौर पर भोजन के लिए मृदा पर निर्भर है। क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र है? क्या जल में जो जीव रह रहे हैं उनको उनके ऊपर मृदा का कोई प्रभाव नहीं है, उनको मृदा की कोई जरूरत नहीं है? क्या लगता है आपको, जरूरत है कि नहीं है उनको? जल में रहने वाले जीवों को जरूरत है कि नहीं है? जल में रहने वाले जीवों को मृदा की जरूरत है कि नहीं है? भैया वैसे समुद्र में तो रेत होती है। और कोई? भैया जरूरत है कैसे, अगर है तो, और नहीं है तो क्यों? भैया क्योंकि मृदा की वजह से पेड़ पौधे उगते और समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं ज्यादातर पेड़ पौधों से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, जो जलीय जीव होते हैं उनको भी मृदा की उतनी ही जरूरत होती है जितनी हमको होती है, कुछ हद तक तो बोल सकते हैं। और जो समुद्र में जो पेड़ पौधे जो बनते हैं वो उसके लिए जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जल में, वो जलीय पौधे बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और उसके लिए मृदा जरूरी होती है। तो वो मृदा वहां पर भी होती है, किसी अलग अलग फॉर्म में होती है, जाहिर सी बात है। रेत भी एक फॉर्म है मृदा का ही, कुछ हद तक बोल सकते हो आप। रेतीली मिट्टी जो होती है वो उसका ही फॉर्म है और वो जरूरी होता है। इसके साथ साथ जो मछली अपशिष्ट निकालती है, गंदगी निकालती है, जाहिर सी बात है वो खाना खाएंगी, ऑक्सीजन लेंगी और खाना खाएंगी, पौधों को खाएंगी तो अपशिष्ट भी निकालेंगी, पॉटी भी करेंगी। तो जो मिट्टी में वो पानी में जब वो जानवर पॉटी करते हैं तो वो पॉटी जो है वो मिट्टी में चली जाती है और मिट्टी को उर्वरक बनाने का काम करती है। वो अपघटित होती है और वही मिट्टी बना लेती है, जिसके कारण से और अधिक पौधे उसमें उग पाते हैं। तो जलीय जीव भी मिट्टी से बचे हुए नहीं है, उनके लिए भी मिट्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपने कभी टेलीविजन और समाचार पत्र में मौसम संबंधी रिपोर्ट को देखा होगा? आप क्या सोचते हैं कि मौसम के पूर्वानुमान में सक्षम है? कभी देखा है आपने मौसम विभाग चेतावनी जारी करता है अगले 2-3 दिन पानी गिरने वाला है? तो क्या वाकई में सच में ऐसा होता है? पहले नहीं होता था, अब बिल्कुल होता है। और इसके बारे में मैंने सैटेलाइट के बारे में आपको बहुत हद तक बहुत सारी चीजें बता दी हैं कि कैसे मैप दिखते हैं, कैसे बादल दिखते हैं हमको, कैसे ज्यादा पानी गिरता है तो कैसे घने बादल होते हैं, कैसे नहीं होते हैं।
हम जानते हैं कि बहुत सी मानवीय गतिविधियां वायु, जल, मृदा के प्रदूषण स्तर को बढ़ा रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि इन गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्र में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर को घटाने में सहायता मिलेगी? आपको मालूम है कि वायु प्रदूषण कैसे हो रहा है, वाहनों का ज्यादा यूज कर रहे हैं, कारखानों का ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि क्या सच में हम इनमें से कुछ गतिविधियों को घटा सकते हैं? अगर घटा सकते हैं तो क्या सच में इसमें कुछ सहायता मिलेगी? तो क्या सोचते हैं आप लोग? क्या आपके ऊपर है ये आंसर, दोनों ही आंसर आ जाएंगे इसमें। फायदा होगा भी और करना भी चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपके डिस्कशन पर निर्भर करेगा, वो अभी हम करेंगे थोड़ी देर बाद। आखिरी देखते हैं, जंगल वायु, मृदा, जलीय स्रोत की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं? आखिरी है, जंगल मतलब पेड़ पौधे। वायु की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल बनाए रखकर। मृदा को कैसे प्रभावित करते हैं? मृदा अपरदन को रोककर, मृदा को वो होल्ड करके रखते हैं और मृदा अपरदन को रोकते हैं, जिसके कारण से वो मृदा को भी प्रभावित करते हैं। जलीय स्रोत की गुणवत्ता कैसे बनाए रखते हैं? जलीय स्रोत को कैसे वो प्रभावित करते हैं? तो इसका आंसर मुझे आप सोच के बताओ। पेड़ कैसे पानी साफ रखने में सहायक है? पानी के लिए कैसे मददगार हैं पेड़, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन। पेड़ों की मदद से पानी कैसे बना हुआ हो पृथ्वी पर? आंसर पता है आपको? थोड़ा सा सोचो। भैया बाष्पीकरण। बिल्कुल बिल्कुल सही है, वाष्पीकरण हो रहा है उनको, उनके पौधों में वाष्पीकरण, पौधों में वाष्पीकरण होता है, जिससे कुछ मात्रा में जलवाष्प वायुमंडल में जाती है। एक रीजन तो ये अच्छा है, और एक बहुत बड़ा रीजन छोड़ रहे हो आप। पृथ्वी पर जल बनाने के लिए पेड़ किस प्रकार से मदद करते हैं? इसी चीज को मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि पेड़ जो है वो जल चक्र में भाग लेते हैं। जल चक्र याद है आपको? जल चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पेड़। यहाँ पर देखो, ये पेड़ पेड़ है कि नहीं है? पेड़ों से क्या हो रहा है? वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। ये टर्म याद है? वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, जिसके कारण से जल बने हुए हैं, और इसी कारण से पेड़ जो है वो जल के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आखिरी बात बची हुई है ये कि हम जानते हैं कि हमारे पास आसपास इतने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बताइए। तो पहली बात तो हम ये कर सकते हैं कि यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, बस चल रही है ना, अगर हमारे पास गाड़ी है। कशिश, हाँ कशिश, कुछ पूछना? भैया वो धोखे से हो गया। बहुत अच्छे। तो यदि हमारे पास गाड़ी है खुद की और हमको कहीं पास में ही जाना है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है वो बस चल रही हैं, ऑटो चल रहे हैं। तो अगर हमारे पास टाइम है तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इनको। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे, देखो बस तो वहां पर जाएगी ना, वो चाहे 4 लोगों को चाहे लेकर जाए, चाहे 10 लोगों को लेकर जाए, लेकिन वो तो जाएगी। तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, तो हम जो है वो पर्यावरण में वायु प्रदूषण रोकने में थोड़ी सी मददगार साबित हो रहे होंगे। मिट्टी के लिए हम क्या कर सकते हैं? मिट्टी के लिए ये कर सकते हैं कि हम घरों में जो है कुछ स्पेस जो है वो मिट्टी के लिए खाली छोड़ें। आप देखोगे जो शहर होते हैं उसमें घर पूरी तरह से सीमेंट के बना दिए जाते हैं। जब पूरी तरह से सीमेंट के बना दोगे आप, तो मिट्टी में पानी जाएगा कैसे? मिट्टी जब रहेगी नहीं तो मिट्टी बचे, मिट्टी की ऊपरी परत पे आपने सीमेंट जमा दिया, तो नीचे कुछ है ही नहीं। मृदा आपने एक तरह से रोक दिया, मृदा ना उपजाऊ रही, ना मृदा का नामो निशान मिटा दिया एक तरह से, है ना। प्लेग्राउंड आसपास आपको मिलेंगे नहीं, सारे प्लेग्राउंड, बच्चों के खेलने की जमीन जो है वो खत्म। धीरे धीरे हम मिट्टी को जो है वो नष्ट करते जा रहे हैं, ऊपरी परत उसकी नष्ट करते जा रहे हैं, है ना। जिसके कारण से क्या हो जाएगा? मिट्टी का एक तरह से हमसे दूर होती जाएगी, मिट्टी हमारे आसपास होगी नहीं, जिसके कारण से हमारे पास आसपास पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, और जो है वो हम नुकसानदेह रहेंगे। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए एक और बहुत अच्छी चीज है, मृदा अपरदन के लिए हम याद है आपको, पेस्टिसाइड मतलब केमिकल का यूज कम करें, उर्वरक जो है वो कम मात्रा में यूज करें। जो हम रसायन डालते हैं खेती करने के लिए, उससे जो है वो मिट्टी को नुकसान होता है, वो हम कम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन है, यही आपको याद रखना है कि उर्वरक की मात्रा कम करना है, उसको हमको रसायनों का यूज कम करना है खेती में। उसके बाद हम जल के लिए क्या कर सकते हैं? जल के लिए वही, जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना चाहिए, जिससे वर्षा का जल जो है वो संग्रहित हो सके। और क्या कर सकते हैं जल के लिए हम? जो नदी तालाब वगैरह है उसमें जो है वो कारखानों को पानी रोकने से रोक लगाना चाहिए, या फिर फिल्टर करके डालना चाहिए, जिसके कारण से उसका जो है वो लेवल जो है वो बना रहे, खराब ना हो, है ना। तो इतना तो आपको मेरे ख्याल से इतना तो हम कर ही सकते हैं कम से कम प्रदूषण के स्तर को घटाने के लिए। इस प्रकार से ये आपके चैप्टर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप घर पे एक बार देख लीजिएगा इसको। कोई सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो।
अब हम थोड़ा सा वो झरने वाला वीडियो देखकर आज की क्लास खत्म करेंगे। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं।